नमस्कार दोस्तों, कैसे हो? आशा करता हूँ कि आप सभी अच्छे होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। दोस्तों, आज हम केमिस्ट्री का एक नया टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं, जिसका नाम है एटॉमिक स्ट्रक्चर। अगर क्लास पसंद आए तो दोस्तों ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। तो चलिए बिना देर किए हुए हम स्टार्ट करते हैं हमारा चैप्टर एटॉमिक स्ट्रक्चर। ये जो चैप्टर है ना, पूरी केमिस्ट्री का बेस है। ये मान के चलिएगा, यहाँ से पूरी केमिस्ट्री टिकी हुई है। इसके इर्द गिर्द ही पूरा खेल यहाँ हम इस चैप्टर के अंदर बात करेंगे। पहले हम कि एटम क्या होता है, एटम के फंडामेंटल पार्टिकल बोले तो परमाणु के मूल कण, आपने नाम सुना होगा। इलेक्ट्रॉन के बारे में, प्रोटॉन के बारे में, न्यूट्रॉन्स के बारे में आपने नाम सुना होगा। उनके बारे में डिटेल्स पढ़ेंगे हम। फिर जानेंगे एटॉमिक नंबर क्या होता है, मास नंबर क्या होता है, आइसोटोप्स क्या होते हैं, समस्थानिक क्या होते हैं, आइसोबार, समभारिक क्या होते हैं, सम इलेक्ट्रॉनिक क्या होते हैं, सम न्यूट्रॉनिक क्या होते हैं। इनसे पहले हम इलेक्ट्रॉन की संख्या, न्यूट्रॉन की संख्या, प्रोटॉन की संख्या एक एटम के अंदर, आयंस के अंदर कैसे कैलकुलेट की जाती है। फिर हम बात करेंगे एटॉमिक मॉडल्स के बारे में, जिसमें हम जे थॉमसन का परमाणु मॉडल पढ़ेंगे, रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल पढ़ेंगे, नील्स बोर का परमाणु मॉडल पढ़ेंगे। फिर हम और थोड़ा बेसिक कॉन्सेप्ट वगैरह पढ़ेंगे, जो बेसिक्स मॉडल्स वगैरह हैं उनके बारे में जानकारी करेंगे। फिर हम थोड़ा सा स्पेक्ट्रम के बारे में नॉलेज करेंगे। लास्ट एंड फाइनल हम क्वांटम संख्या, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन और उसके रूल के बारे में डिस्कस करेंगे। तो ये पूरी इस चैप्टर की रूपरेखा होने वाली है। तो आज मैं बिना देर किए स्टार्ट करता हूं। सबसे पहले परमाणु क्या होता है, सबसे पहले परमाणु क्या होता है। अगर परमाणु की बैकग्राउंड के बारे में बात करूं, परमाणु की हिस्ट्री के बारे में बात करूं, तो याद रखना एटम के बारे में है ना, एटम बोले तो परमाणु। परमाणु के बारे में सबसे पहले इंडियन फिलोसफर, भारतीय दार्शनिक महर्षि कनाड ने सबसे पहले एटम के बारे में बताया था। तो हमारा पहला क्वेश्चन निकल के आता है, एटम के बारे में सबसे पहले किसने इंफॉर्मेशन दी। तो आपका आंसर क्या होगा? भारतीय दार्शनिक, इंडियन फिलोसफर महर्षि कनाड ने सबसे पहले इस बात की जानकारी दी। जैसा कि आप इंडियन हिस्ट्री के अंदर जब आप पढ़ते हो गुप्त वंश, मौर्य काल, गुप्त वंश, गुप्त काल, तो जब आप गुप्त काल पढ़ते हो तो वहां आपने एक लाइन पढ़ी होगी कि गुप्त काल को भारतीय साहित्य का और विज्ञान का स्वर्ण काल कहा जाता है, क्योंकि उसी समय कालिदास ने मेघदूत की रचना की थी। ऐसा कहा जाता है कि उसी समय रामायण महाभारत को लिखा गया था, और उसी समय आर्यभट्ट ने शून्य का आविष्कार किया था, और उसी समय ये कणाद, ये वही महर्षि कनाड ने एटम के बारे में सबसे पहले बताया था। तो मैं उसी महर्षि कनाड के बारे में चर्चा कर रहा हूं। तो पहला पॉइंट हमारे सामने आता है कि सर्वप्रथम भारतीय दार्शनिक इंडियन फिलोसफर महर्षि कनाड ने परमाणु के बारे में बताया, परमाणु के बारे में बताया। तो पहला पॉइंट आता है हमारे सामने कि सबसे पहले एटम के बारे में किसने बताया। तो याद रखना, सबसे पहले एटम के बारे में किसने बताया? भारतीय दार्शनिक महर्षि कनाड ने बताया। और ये जो महर्षि कनाड है दोस्तों, इनका जो मूल नाम था, मूल नाम, वो मूल नाम क्या है? इनका नाम, मूल नाम है कश्यप। क्लियर? और इन्होंने एक क्या लिखा था? ग्रंथ लिखा था। उस ग्रंथ का नाम है वैशेषिक। इस वैशेषिक ग्रंथ के अंदर हमें इस बात की जानकारी मिलती है कि सबसे पहले एटम के बारे में किसने बताया? महर्षि कनाड ने। क्योंकि ये जो बातें कर रहे हैं ना, ये हम कब की कर रहे हैं? लगभग 600 ईसा पूर्व की, लगभग 600 ईसा पूर्व की। तो याद रखना, सबसे पहले एटम के बारे में किसने बताया? तो आप क्या बताओगे? भारतीय दार्शनिक महर्षि कनाड ने बताया। अब बात यह है कि महर्षि कनाड ने एटम के बारे में क्या बताया। इन्होंने ये कहा कि अगर कोई भी हमारे पास में पदार्थ है, कोई भी पदार्थ है, पदार्थ बोले तो कोई भी हमारे पास में द्रव्य है, द्रव्य बोले तो हमारे पास में कोई भी मैटर है, समझ गए ना। अगर हम इसका लगातार क्या करेंगे? विभाजन करेंगे। क्या करेंगे? लगातार क्या करेंगे? विभाजन करेंगे। कंटिन्यूअसली इसको छोटे छोटे टुकड़ों के अंदर अगर हम तोड़ेंगे तो हमें लास्ट एंड फाइनल एक ऐसा स्मॉलेस्ट पार्टिकल प्राप्त होगा, एक ऐसा सूक्ष्मतम कण प्राप्त होगा जिसे हम आगे और विभाजित नहीं कर सकते। और महर्षि कनाड ने उस सूक्ष्मतम अविभाज्य कण को ही क्या नाम दिया है? एटम नाम दिया है, बोले तो परमाणु नाम दिया है। तो जब हम किसी भी पदार्थ को
छोटे छोटे टुकड़ों के अंदर क्या करेंगे, तोड़ेंगे, तो लास्ट एंड फाइनल हमें एक ऐसा सूक्ष्मतम अविभाज्य कण, एक ऐसा स्मॉलेस्ट पार्टिकल प्राप्त होगा जिसको हम आगे और विभाजित नहीं कर सकते, और जिसको आगे और विभाजित नहीं किया जा सकता उसे क्या कहते हैं, अविभाज्य, बोले तो नॉन डिविजिबल पार्टिकल कहते हैं। क्लियर। और हम इसे स्मॉलेस्ट नॉन डिविजिबल पार्टिकल को ही क्या कहा जाता है दोस्तों, इस स्मॉलेस्ट नॉन डिविजिबल पार्टिकल को ही बाद में क्या कहा गया, परमाणु कहा गया, और परमाणु को इंग्लिश में हम क्या कहते हैं, एटम कहते हैं। तो अब हमारे पास में पहला क्वेश्चन निकल करके आता है आपके सामने, थोड़ा सा ध्यान से समझिएगा, थोड़ा सा, कि सबसे पहले एटम के बारे में किसने बताया, तो आप क्या कहोगे, भारतीय दार्शनिक इंडियन फिलोसफर महर्षि कनाड ने बताया। महर्षि कनाड ने क्या बताया, अगर हमारे पास में कोई भी पदार्थ है, कोई भी सब्सटेंस है, कोई भी द्रव्य है, द्रव्य का मतलब पदार्थ का मतलब क्या होता है, पदार्थ के अंदर दो प्रॉपर्टी पाई जाती है। अगर कोई पदार्थ होगा तो कन्फर्म है उसका क्या होगा, मास होगा, मास बोले तो द्रव्यमान होगा। कोई भी अगर पदार्थ है तो कन्फर्म है उसका मास होगा, द्रव्यमान होगा। क्लियर। दूसरी बात, वो स्थान घेरता है, क्या करता है, स्थान घेरता है, स्थान घेरता है। स्थान घेरने का मतलब ये है उसका कुछ ना कुछ क्या होगा, आयतन होगा, कुछ ना कुछ क्या होगा, आयतन। आयतन बोले तो कुछ ना कुछ क्या होगा, वॉल्यूम होगा। क्लियर। ध्यान से सुनना, पदार्थ किसे कहते हैं, हम अपनी भाषा में ये कह सकते हैं कि हमारी आंखों से जो कुछ भी दिख रहा है वो सारा का सारा क्या है, पदार्थ है। क्या है, पदार्थ है। लेकिन साइंस क्या कहती है, साइंस ये कहती है कि कोई भी वस्तु जिसका द्रव्यमान हो और जो स्थान घेरता हो उसे हम क्या कहते हैं, पदार्थ कहते हैं, द्रव्य कहते हैं, या मैं कहूं सब्सटेंस कहते हैं। जैसे आप देख रहे हो मेरे हथेली पर कुछ नहीं है, जैसे ही मेरे हथेली पर ये मोबाइल रखता हूं तो इसके द्वारा कुछ जगह ग्रहण कर ली जाती है, जगह घेर ली जाती है, और इसका बोलो कुछ ना कुछ क्या है, मास भी है, द्रव्यमान भी है, तो बोलो ये क्या हुआ, पदार्थ हुआ। अब आप अपने आसपास कोई भी वस्तु को देखिए, उसको वो जहां रखी है बोलो वो स्थान घेर रखी है, बोलो उसका कुछ ना कुछ मास है, तो बोलो वो पदार्थ हुई कि नहीं हुई। क्लियर। तो पदार्थ किसे कहते हैं, जिसका द्रव्यमान हो और जो स्थान घेरता उसे क्या कहते हैं, पदार्थ कहते हैं। क्लियर। अगर हम इस पदार्थ का कंटिन्यूअसली डिवीजन करें, लगातार हम क्या करें मेरे भाई, इसको विभाजित करें, तो क्या होता है, ये एक ऐसे छोटे छोटे कणों में विभाजित हो जाता है। जैसे आप ऐसे समझिएगा, मेरे पास में एक चौक का टुकड़ा है, अब मैं इसको हाथ से तोड़ रहा हूं, हाथ से मैंने जितने टुकड़े कर सकते थे मैंने कर लिए। अब मैं क्या कर रहा हूं मेरे भाई, इसके चाकू से टुकड़े कर रहा हूं, फिर मैं इसको पत्थर से पीस रहा हूं, फिर मैं और मशीन से पीस रहा हूं। आप समझ रहे होंगे, लास्ट एंड फाइनल हमें एक ऐसा कण प्राप्त होगा, एक ऐसा सूक्ष्मतम कण प्राप्त होगा, एक इतना बारीक कण प्राप्त होगा जिसे आगे और विभाजित नहीं किया जा सकता। उस सूक्ष्मतम अविभाज्य कण को, उस स्मॉलेस्ट नॉन डिविजिबल पार्टिकल को ही बाद में क्या कहा गया, एटम कहा गया। क्लियर। तो पहला सवाल, एटम के बारे में सबसे पहले किसने बताया, तो आप क्या बताओगे, भारतीय दार्शनिक महर्षि कनाड ने बताया। दूसरा पॉइंट, कनाड के अनुसार एटम क्या होता है, स्मॉलेस्ट नॉन डिविजिबल पार्टिकल, सूक्ष्मतम अविभाज्य कण होता है। अब ये एटम वर्ड है ना, इंग्लिश में एटम वर्ड, दोस्तों ये एटम वर्ड है, ये एटम वर्ड एक ग्रीक वर्ड है। कैसा वर्ड है, ग्रीक वर्ड, ग्रीक शब्द है, ग्रीक वर्ड है। और ग्रीक वर्ड किससे बना है, एटोमिया से। किससे बना है, एटोमिया, बोले तो एटोमिया। अब ध्यान से समझिएगा, यहां बहुत मजेदार बात है, यहां बहुत मजेदार बात है। मजेदार बात यह है कि देखो, जो एटम था ना, पदार्थ का जब लगातार विभाजन किया गया तो हमें कैसा कण प्राप्त हुआ, हमें प्राप्त हुआ स्मॉलेस्ट नॉन डिविजिबल पार्टिकल, मतलब तो अविभाज्य कण प्राप्त हुआ। और अविभाज्य कण को ग्रीक भाषा में क्या बोला जाता था, एटोमिया बोला जाता था। क्या बोला जाता था, एटोमिया। एटोमिया का अर्थ मेरे भाई क्या होता है, नॉट टू बी कट, बोले तो अविभाज्य, अविभाज्य, जिसे हम आगे और नहीं काट सकते उसे हम क्या कहते हैं, अविभाज्य कहते हैं, या मैं कहूं नॉन डिविजिबल कहते हैं। क्लियर। और अविभाज्य होने के कारण इसको ग्रीक वर्ड भाषा में क्या बोला गया, एटोमिया। और एटोमिया से हमारे इंग्लिश में कौन सा वर्ड लिया गया,
एटम। तो क्लियर, एटम जो वर्ड है वो ग्रीक भाषा के एटोमिया से बना है, जिसका अर्थ क्या होता है, अविभाज्य। क्लियर। जबकि परमाणु शब्द है, परमाणु शब्द किसने दिया, परमाणु बाद में कहा गया, परमाणु शब्द डेमोक्रिटस के द्वारा दिया गया, डेमोक्रिटस के द्वारा दिया गया, दिया गया। तो आप नेक्स्ट पॉइंट ये भी याद रखना। तो इस स्लाइड के अंदर हमारे पास में 3 क्वेश्चन हो गए कि एटम जो वर्ड है, परमाणु जो शब्द है वो किसके द्वारा दिया गया, डेमोक्रिटस, डेमोक्रिटस और लियूसिपस। देखो हम बात कर रहे हैं कब की, हम बात कर रहे हैं आज हमारे सामने 2000 क्या है, 24 है, क्या है 2024, और हम बात कर रहे हैं ईसा मसीह के जन्म से भी 600 वर्ष पहले की। हम लगभग 600 ईसा पूर्व की बात कर रहे हैं, मतलब आज से 2600 साल पहले की बात कर रहे हैं। क्लियर। तो सबसे पहले महर्षि कनाड ने बताया, उसके बाद में ग्रीक दार्शनिक डेमोक्रिटस और लियूसिपस आए, उन्होंने भी वही बात बताई जो बात किसने बताई थी, महर्षि कनाड ने बताई थी। क्लियर। तो मैं आप नेक्स्ट मैं क्या लिख सकता हूं, नेक्स्ट आपको सामने मैं ये लिख सकता हूं, ग्रीक दार्शनिक डेमोक्रिटस व लियूसिपस एवं भारतीय दार्शनिक पकुदा कात्यायान, पकुदा कात्यायान ने भी कणाद की बात का क्या किया था, समर्थन किया था भाई। मतलब इनके अकॉर्डिंग भी एटम क्या होता है, एटम क्या होता है, स्मॉलेस्ट नॉन डिविजिबल पार्टिकल ही होता है, मतलब अविभाज्य ही होता है। क्लियर। लेकिन वर्तमान में परमाणु क्या है, विभाज्य है, जो 3 मूल कणों के अंदर क्या है, विभाजित है, जिसे हम इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और क्या कहते हैं, न्यूट्रॉन कहते हैं। क्लियर। चलो, तो ये हमने बेसिक बात की एटम के बारे में कि एटम क्या होता है। क्लियर। तो ये मैंने आपको बहुत अच्छे से क्लियर कर दिया है। अब हम आगे बढ़ते हैं, आगे क्या बढ़ते हैं, आगे बढ़ने से पहले हम बात करते हैं, अब देखो बीच में कोई इतिहास नहीं मिलता है एटम का, सीधा सीधा इतिहास हमें कब मिलता है, जॉन डाल्टन का परमाणु मॉडल। अब एक वैज्ञानिक आते हैं जिनका नाम क्या है, जॉन डाल्टन, और उन्होंने सबसे पहले साइंटिफिक वे में वैज्ञानिक दृष्टिकोण को आधार मान करके एक तरीके से उन्होंने क्या दिया, अपना परमाणु सिद्धांत दिया। तो याद रखना, परमाणु के बारे में सबसे पहले किसने बताया, परमाणु के बारे में सबसे पहले महर्षि कनाड ने बताया, लेकिन सबसे पहले परमाणु सिद्धांत किसने दिया, तो आप क्या बताओगे, सबसे पहले परमाणु सिद्धांत जॉन डाल्टन ने दिया। तो अब हम नेक्स्ट क्या बात करते हैं, हम बात करते हैं जॉन डाल्टन का परमाणु सिद्धांत। परमाणु सिद्धांत पहला क्वेश्चन यहां पर हमारे सामने ये निकल करके आता है, पहला सवाल क्या निकल करके आता है, पहला क्वेश्चन ये निकल करके आता है, सबसे पहले परमाणु सिद्धांत बोले तो एटॉमिक थ्योरी, जॉन डाल्टन ने दी। क्लियर। नेक्स्ट, इसीलिए इनको परमाणु की खोज का श्रेय जो दिया जाता है, खोज का जो श्रेय दिया जाता है वो भी किसे दिया जाता है, जॉन डाल्टन। किसे दिया जाता है मेरे भाई, जॉन डाल्टन। याद रखना, परमाणु की खोज का श्रेय किसे दिया जाता है, तो आप क्या बताओगे, जॉन डाल्टन को ही एटम की खोज का श्रेय दिया जाता है। मतलब परमाणु के बारे में सबसे पहले वैज्ञानिक साइंटिफिक वे में किसने बताया था, जॉन डाल्टन ने बताया था। महर्षि कनाड के तो ये केवल और केवल क्या थे, विचार थे, क्या थे, विचार थे कि ऐसा होता है, इसके पीछे कोई साइंस नहीं थी।
उस समय साइंस थी कहाँ, समझ गए ना, साइंस थी तो हमें मालूम नहीं था। क्लियर। अब ध्यान से समझिएगा, जॉन डाल्टन का जो सिद्धांत था वो 2 नियमों पर आधारित है। कितने नियमों पर आधारित है? 2 नियमों पर आधारित है। लेकिन उससे पहले अपन बात करते हैं जॉन डाल्टन के परमाणु सिद्धांत के मूल बिंदु क्या है। तो मैं लिख सकता हूं जॉन डाल्टन के परमाणु सिद्धांत के मूल बिंदु निम्न। मतलब इन्होंने क्या क्या बातें बताई। इन्होंने सबसे पहले बात बताई, बहुत शानदार बात बताई। इन्होंने क्या बताई कि प्रत्येक पदार्थ छोटे छोटे सूक्ष्मतम कणों से मिलकर बना होता है। कणों से मिलकर बना होता है जिसे परमाणु कहते हैं। क्या कहते हैं? जिसे परमाणु कहते हैं। तो भाई सिंपल सी बात है, प्रत्येक पदार्थ का निर्माण बोलो किससे होता है? प्रत्येक पदार्थ का निर्माण बोलो किससे होता है? तो आप क्या बोलोगे? परमाणु से। बोलो पदार्थ है, पदार्थ को लगातार छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ते जाएं तो लास्ट एंड फाइनली हमें क्या प्राप्त होगा? एटम। इसका मतलब एटम अगर वापस से मिल गए, ये एटम छोटे छोटे कण मिल गए, तो बोलो पूरा पदार्थ बन जाएगा कि नहीं बन जाएगा? तो यही तो बात महर्षि कनाड ने बताई थी। तो बोलो पहली बात दोनों की क्या है? सेम है। दोनों की पहली बात क्या है? सेम है। इसके अलावा दूसरी बात क्या बताई? दूसरी बात ये बताई कि परमाणु होता है, एटम होता है, वो अविभाज्य कण होता है। एटम इज ए नॉन डिविजिबल पार्टिकल। परमाणु एक अविभाज्य कण है। परमाणु एक अविभाज्य कण है। एटम इज ए नॉन डिविजिबल पार्टिकल। बोलो यही बात किसने बताई थी? यही बात भारतीय दार्शनिक इंडियन फिलोसफर महर्षि कनाड ने बताई थी। तो बोलो ये दोनों की दोनों बात की कॉपी, एक तरीके से कट कॉपी पेस्ट की है जॉन डाल्टन ने। और मुझे लगता है कि भारत है वो किसका गुलाम रहा हुआ है? ब्रिटेन का गुलाम रहा हुआ है। और ये कहीं ना कहीं ये जो वैशेषिक ग्रंथ है, ये पुस्तक कहीं ना कहीं जॉन डाल्टन के हाथ लग गई और उन्होंने ऐसे कैसे बातें बता दी और एटम के ऊपर रिसर्च करना स्टार्ट कर दिया। तो स्टार्टिंग की जो दोनों बातें हैं वो वही बातें हैं जो महर्षि कनाड ने बताई थी। लेकिन इसके अलावा एटम के बारे में बहुत अच्छी अच्छी बातें बताई हैं। किसने बताई है? जॉन डाल्टन ने। क्या बात बताई है? इधर देखो, इसने क्या बात बताई है कि पदार्थ की सबसे छोटी इकाई, जो हमारे पास में मैटर होता है, जो सब्सटेंस होता है, उसकी जो स्मॉलेस्ट यूनिट होती है वो हमारे पास में क्या होती है? पदार्थ होती है, वो सॉरी एटम होती है। तो पदार्थ की सबसे छोटी इकाई जो होती है वो हमारे पास में क्या होती है मेरे भाई? वो हमारे पास में परमाणु होती है। क्या होती है? परमाणु होती है। बोले तो एटम होती है। जिस प्रकार से दोस्तों जो मानव शरीर होता है, ह्यूमन बॉडी होता है, ह्यूमन बॉडी हमारे पास में क्या होता है? ह्यूमन बॉडी। बोलो है कि नहीं है? उसकी सबसे छोटी से छोटी इकाई क्या होती है? कोशिका। क्या होती है? कोशिका। बोलो कोशिका मिलकर के क्या बनाते हैं? उत्तक बनाते हैं, टिश्यू बनाते हैं। जो सेल्स होती हैं वो आपस में जब मिलती हैं तो क्या बनाती है? टिश्यू बनाती हैं, उत्तक बनाती हैं। और जब उत्तक आपस में मिलते हैं तो क्या बनते हैं? उत्तक से ऑर्गन्स, अंग बनते हैं। और अंग से क्या बनता है? ऑर्गन सिस्टम बनता है, या मैं कहूं अंग तंत्र बनता है। और बहुत सारे ऑर्गन सिस्टम मिलकर के हमारे पास में क्या बनाते हैं? मानव शरीर बनाते हैं। मानव शरीर बनाते हैं, बोले तो ह्यूमन बॉडी बनाते हैं। तो जिस प्रकार से मानव शरीर की सबसे छोटी इकाई क्या होती है? कोशिका होती है। उसी प्रकार से हमारे पास में कोई भी पदार्थ होता है, हमारे पास में कोई भी पदार्थ होता है, या मैं कहूं हमारे पास में कोई भी मैटर होता है, कोई भी सब्सटेंस होता है, उसकी जो सबसे लोवेस्ट यूनिट होती है वो हमारे पास में क्या होती है मेरे भाई? वो हमारे पास में क्या होती है? परमाणु होती है। क्या होती है? परमाणु। परमाणु बोले तो एटम होती है। बोलो क्लियर है कि नहीं है? अब मैं मानता हूं कि आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा कि पदार्थ की सबसे लोवेस्ट यूनिट क्या होती है? परमाणु।
और जब दो या दो से अधिक परमाणु मिल जाते हैं तो किसका निर्माण होता है? अणु का निर्माण होता है। क्लियर? तो हम अणु के बारे में बाद में बात करेंगे। पहले ये तीनों पॉइंट आपको अच्छे से क्लियर होने चाहिए कि हमारे सामने ये तीनों पॉइंट कि प्रत्येक पदार्थ छोटे छोटे सूक्ष्मतम कणों से मिलकर बना होता है और इन सूक्ष्मतम कणों को, इन स्मॉलेस्ट पार्टिकल को हम क्या कहते हैं? एटम कहते हैं। एटम एक नॉन डिविजिबल पार्टिकल होता है और जो पदार्थ होता है उसकी जो सबसे लोवेस्ट यूनिट होती है वो हमारे पास में क्या होती है? परमाणु होती है। बोलो क्लियर है कि नहीं है? इसके अलावा इन्होंने क्या बात बताई? इसके अलावा इन्होंने ये बात बताई, ध्यान से सुनना, बहुत जबरदस्त बात बताई है कि एक ही तत्व के तत्व बोले तो एलिमेंट। अब एलिमेंट क्या होता है इसके बारे में बात करेंगे। एलिमेंट एक ही तत्व के सभी परमाणु, एक ही तत्व के सभी परमाणु समान होते हैं। सभी एटम समान होते हैं। इसलिए इनके भौतिक बोले तो फिजिकल व केमिकल बोले तो रासायनिक भौतिक व रासायनिक गुण भी क्या होते हैं? समान होते हैं। समान होते हैं। सिंपल सी बात है भाई, सिंपल सी बात है, ध्यान से सुनना। जो हमारे पास में जो तत्व होता है ना, तत्व एलिमेंट होता है। एलिमेंट बोले तो तत्व को इंग्लिश में बोलते हैं एलिमेंट। एलिमेंट क्या होता है? एलिमेंट वो होता है जो एक ही प्रकार के परमाणु से बोले तो एटम से मिलकर बना होता है। तो इसका मतलब ये है, रियल में जो हमारे पास में एलिमेंट होता है वो क्या होता है? जो सेम टाइप के एटम से मिलकर बना होता है। क्लियर? तो एक बात बताओ, हमारे पास में दो लोहे की रोड है, तो दो लोहे की रोड है, तो एक के अंदर अगर एक में अगर लोहे की रोड है तो बोलो ये लोहे के आयरन के एटम से मिलकर बनी है, तो दूसरी वाली भी बोलो आयरन के एटम से मिलकर बनी होगी। तो दोनों सेम ही तो काम करेंगी, क्योंकि दोनों के दोनों आयरन की रोड है, तो दोनों में एटम भी क्या होंगे? आयरन के। अब मान लो एक मेरे पास में अगर सिल्वर चांदी की रोड है, छड़ है, एक मेरे पास सोने की रोड है, तो बोलो सोने की रोड है वो तो सोने के एटम से मिलकर बनी है। चांदी है वो चांदी की रोड है, वो चांदी के एटम से मिलकर बनी है। अब बोलो चांदी का एटम और सोने का एटम बोलो डिफरेंट है, दोनों डिफरेंट है, तभी तो फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टी भी तो अलग अलग है, तभी तो सोना ज्यादा महंगा और चांदी सस्ती है, दोनों के गुण भी तो अलग अलग है। चाहे मैं चांदी की तुलना लोहे से करूं तो भी अलग अलग है, क्योंकि दोनों के एटम अलग अलग है। एटम ही अलग अलग है तो भौतिक और रासायनिक गुण भी तो क्या होंगे? अलग अलग होंगे ना। क्लियर? और एटम होता है, एलिमेंट होता है। एलिमेंट याद रखना, ये एक ही टाइप के एटम से मिलकर बना होता है, इसलिए याद रखना यह पदार्थ का शुद्ध रूप होता है। यहां से एक बात और याद रखना, यह पदार्थ का क्या होता है? शुद्ध रूप बोले तो प्योर फॉर्म, शुद्ध रूप होता है। देखो ये दोनों ही सवाल आपसे एग्जाम में पूछा जाता है, पदार्थ की सबसे प्योर फॉर्म क्या होती है, तो आप क्या बताओगे? एलिमेंट के बारे में। बोलो क्लियर है कि नहीं है? तो यहां तक ये अच्छे से आपको क्लियर होना चाहिए, ये हमारे पास में क्या है? एलिमेंट है। समझ गए ना? चलो मैं आपको और एक एग्जाम्पल के माध्यम से समझाता हूं, ध्यान से देखना। मैं आपके सामने एग्जाम्पल लिया हूं, एग्जाम्पल मैंने लिया O2 गैस। बोलो ऑक्सीजन गैस है, ये ऑक्सीजन के परमाणु से तो मिलकर बनी है। ऑक्सीजन गैस है, बोले ये ऑक्सीजन के परमाणु से मिलकर बनी है, ऑक्सीजन के एटम से मिलकर बनी है। बोलो है कि नहीं है? और हमारे पास में अगर मैं N2 गैस की बात करूं तो N2 गैस बोलो नाइट्रोजन के एटम से मिलकर बनी है, नाइट्रोजन के परमाणु से मिलकर बनी है।
अब मुझे एक बात बताओ, बोले ये दोनों अलग अलग पदार्थ है, अलग अलग पदार्थ है, तो बोले इनके एटम भी क्या है, अलग अलग। तो अलग अलग एटम है तो बोलो इनकी फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टी भी बोलो क्या होगी, अलग अलग होगी। तो मैं यही तो कहना चाह रहा हूं, अगर एक ही तत्व है तो उनके सभी परमाणु क्या होते हैं, समान। सभी परमाणु समान होते हैं तो उनकी फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टी क्या होती है, समान। क्लियर? चलो नेक्स्ट बात करता हूं आपसे। देखो, जबकि अलग अलग तत्वों के, जबकि अलग अलग तत्वों के परमाणु अलग अलग होते हैं, इसलिए 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 इनके भौतिक व रासायनिक गुण, फिजिकल व केमिकल प्रॉपर्टी, भौतिक व रासायनिक गुण भी बोलो क्या होते हैं, अलग अलग होते हैं, डिफरेंट डिफरेंट होते हैं। क्लियर? क्योंकि पदार्थ क्या है, अलग अलग, इसलिए उनकी फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टी भी क्या होगी मेरे भाई, अलग अलग होगी। बोलो क्लियर है कि नहीं है? तो यहाँ पर मैंने आपको बहुत अच्छे से क्लियर कर दिया है। चाहूं तो मैं इस बात को यहाँ पर लिख सकता हूं, इस एग्जाम्पल को मैं यहां से छोड़ करके इसको यहीं रहने देता हूं और ये एग्जाम्पल मैं यहां लिख देता हूं ताकि आपको और अच्छे से क्लियर हो जाए। देखो, O2 गैस है, O2 गैस है तो किसके एटम से मिलकर बनी है, ऑक्सीजन के परमाणु से। क्लियर? और अगर N2 गैस है तो किसके परमाणु से मिलकर बनी है, नाइट्रोजन के परमाणु से मिलकर बनी है। और जबकि ये क्या होते हैं, अलग अलग, ये क्या होते हैं, अलग अलग, अलग 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 होते हैं, तो इनकी फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टी भी क्या होती है, अलग अलग होती है। बोलो क्लियर है कि नहीं है? यहां तक आपको कोई डाउट नहीं होना चाहिए। उम्मीद है यहां तक आपको एक एक चीजें अच्छे से क्लियर हो गई होंगी, एक एक चीजें अच्छे से क्लियर हो गई होंगी यहां तक। चलो अब मैं आपसे नेक्स्ट पॉइंट के बारे में चर्चा करता हूं। अभी तक मैंने आपसे 4 पॉइंट के बारे में बात कर लिया है। अब इसके बाद में अगला पॉइंट ये है कि रासायनिक अभिक्रिया में कौन भाग लेते हैं, परमाणु। एग्जाम में पूछ ले कि रासायनिक अभिक्रिया में, रासायनिक अभिक्रिया, रासायनिक अभिक्रिया, रासायनिक अभिक्रिया बोले तो केमिकल रिएक्शन, केमिकल रिएक्शन, रासायनिक परमाणु रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेते हैं, भाग लेते हैं, पार्टिसिपेट करते हैं भाई। क्लियर? अब यहां पर एक बहुत अच्छी बात है, अगर आपको एग्जाम में पूछे रासायनिक अभिक्रिया में कौन भाग लेते हैं तो आप क्या बताओगे, परमाणु। ये बहुत ही गजब का, बहुत ही शानदार सवाल है। लेकिन है क्या भाई, अगर ऑप्शन बदल जाए तो आंसर भी क्या हो जाता है, बदल जाता है। जैसे मैंने एक ऑप्शन रखा आपके सामने परमाणु, एक ऑप्शन मैंने क्या रखा, परमाणु। परमाणु बोले तो मैंने क्या रखा, एटम। एक ऑप्शन मैंने आपके सामने रखा अणु, बोले तो मॉलिक्यूल, मॉलिक्यूल। एक ऑप्शन मैंने रखा आपके सामने मिश्रण, मिश्रण बोले तो मिक्सचर। और एक मैंने आपके सामने ऑप्शन लिखा यौगिक, यौगिक बोले तो कंपाउंड्स। क्लियर? तो हमारा राइट आंसर क्या होगा, हमारा राइट आंसर होगा एटम। लेकिन अगर मैं ऑप्शन बदल दूं, यहां पर ऑप्शन चेंज कर दूं, आपके सामने मैंने इस बार ऑप्शन चेंज कर दिए हैं और मैंने आपके सामने ऑप्शन रखा है, इस बार मैंने रखा है इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन, मैंने रखा है प्रोटॉन, मैंने रखा है प्रोटॉन, मैंने रखा है न्यूट्रॉन, न्यूट्रॉन, और मैंने रखा है फोटोन, मैंने रखा है फोटोन। क्लियर? तो अब ध्यान से समझना, तो राइट आंसर क्या होगा मेरे भाई, ये फोटोन होता है ना, फोटोन, ये कण किस में होता है, प्रकाश में, लाइट में होता है।
तो ये तो आंसर होगा ही नहीं, गलत। अब जो एटम होता है ना, एटम, इसके 3 फंडामेंटल पार्टिकल होते हैं। कितने फंडामेंटल पार्टिकल होते हैं? 3। और वो 3 कौन कौन से होते हैं? इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। क्लियर? जिनमें से प्रोटॉन और न्यूट्रॉन तो क्या होते हैं? न्यूक्लियस में। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन कहाँ होते हैं? न्यूक्लियस में। और न्यूक्लियस किसको बोलते हैं? सेंटर वाले भाग को बोलते हैं। सेंटर वाले भाग को क्या बोलते हैं? न्यूक्लियस। न्यूक्लियस बोले तो नाभिक बोलते हैं। क्लियर? और इस नाभिक के चारों तरफ कौन चक्कर लगाते हैं? इलेक्ट्रॉन लगाते हैं। कौन चक्कर लगाते हैं? इलेक्ट्रॉन। तो जब रासायनिक अभिक्रिया होगी तो बोलो उसमें कौन पार्टिसिपेट करेगा? सबसे बाहर वाला। और सबसे बाहर कौन होगा? इलेक्ट्रॉन। तो राइट आंसर क्या होगा यहाँ पर? इलेक्ट्रॉन। क्योंकि प्रोटॉन और न्यूट्रॉन तो सेंटर में होते हैं और ये नाभिक के अंदर होते हैं, न्यूक्लियस में होते हैं। और न्यूक्लियस के अंदर भी स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स के द्वारा क्या होते हैं? बंधे होते हैं। इसलिए इजी वे में बाहर नहीं निकल सकते, रासायनिक क्रिया में भाग नहीं लेते हैं। तो रासायनिक क्रिया में, केमिकल रिएक्शन में कौन पार्टिसिपेट करते हैं? इलेक्ट्रॉन्स पार्टिसिपेट करते हैं। बोलो क्लियर है? तो एक बहुत शानदार बात बताइए। इसके बाद में अणु क्या होता है? ऑप्शन पर बात करें तो जब 2 या 2 से अधिक एटम आपस में मिलते हैं तो किसका निर्माण कर लेते हैं? अणु का निर्माण करते हैं, मॉलिक्यूल्स बनाते हैं। तो मॉलिक्यूल्स क्या होता है? जब 2 या 2 से अधिक एटम मिल जाए, परमाणु मिल जाए, तो क्या बनते हैं? अणु बनते हैं। क्लियर? अब मिश्रण और यौगिक क्या है? जब 2 या 2 से अधिक पदार्थों को मिलाते हैं, जब 2 या 2 से अधिक पदार्थों को मिक्स करते हैं, मिलाते हैं, तो बनता मिश्रण भी है और बनता यौगिक भी है। लेकिन अंतर क्या है? अगर हम किसी भी अनुपात में मिलाएं, चूरमे की तरह मिला दिया, मन में आए जैसे, कोई कम एक ज्यादा, एक कम एक ज्यादा, XYZ जैसा मन करे वैसे मिला दिया, मिक्स दाल की तरह। जैसे चूरमे में घी बूरा अपनी हिसाब से मिलाते हैं, वैसे मिला दिया। अगर वैसे मिला रहे हैं तो हमारे पास में क्या बनेगा? मिक्सर। क्योंकि मिश्रण के अंदर जो 2 या 2 से अधिक पदार्थ मिलाते हैं उनका अनुपात निश्चित नहीं होता है, जबकि यौगिकों में मिलाने वाले पदार्थों का अनुपात क्या होता है? निश्चित होता है। बोलो क्लियर है कि नहीं है? तो ये पॉइंट आपको अच्छे से क्या होना चाहिए? क्लियर होना चाहिए। इसके अलावा इन्होंने क्या बात बताई? इसके अलावा इन्होंने बहुत शानदार एक बात बताई है कि जो परमाणु होता है, एटम होता है, वो क्या होता है? अविनाशी होता है। क्या होता है? अविनाशी। बोले तो परमाणु बोले तो एटम अविनाशी होता है। मतलब परमाणु को न तो बनाया जा सकता है और न ही सर्जित किया जा सकता है। ये रासायनिक अभिक्रिया में क्या होता है मेरे भाई? रीअरेंजमेंट होता है। बोलो क्लियर है कि नहीं है? और एटम होता है जनरली, एटम होता है वो जनरली सामान्यतः स्वतंत्र अवस्था के अंदर नहीं रह सकता। मतलब जनरली स्वतंत्र अवस्था के अंदर नहीं रह सकता, इसलिए एटम आपस में मिलकर के क्या बना लेते हैं? अणु बना लेते हैं, मॉलिक्यूल्स बना लेते हैं। बोलो क्लियर है कि नहीं है? तो यहां तक की चीजें आपको बहुत अच्छे से क्या होनी चाहिए? क्लियर होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए? क्लियर होनी चाहिए। क्लियर? चलो, इसके बाद में अगर मैं आपसे चर्चा करूं तो लास्ट एंड फाइनल बात में ये कह सकता हूं, जॉन डाल्टन ने अपना जो परमाणु मॉडल दिया था वो 2 नियमों पर आधारित था। कितने नियमों पर आधारित था? 2 नियमों पर आधारित था। मैं लिख सकता हूं जॉन डाल्टन का परमाणु सिद्धांत दो नियमों पर आधारित था, जिसमें पहला नियम हमारे सामने कौन सा आता है? पहला नियम हमारे सामने आता था द्रव्यमान संरक्षण का नियम। द्रव्यमान संरक्षण का नियम, लॉ ऑफ मास कंजर्वेशन। लॉ ऑफ मास कंजर्वेशन, द्रव्यमान संरक्षण का नियम, द्रव्यमान संरक्षण का नियम। क्लियर? अगर इस नियम की बात की जाए तो ये नियम किसने दिया? तो पहला पॉइंट लेवोसिए ने दिया। किसने दिया? लेवोसिए ने दिया। क्लियर? और जो लेवोसिए होता है ना, लेवोसिए एक वैज्ञानिक का नाम है, इसे क्या कहा जाता है? रसायन विज्ञान का जनक। क्या कहा जाता है? रसायन विज्ञान का जनक कहा जाता है। जनक कहा जाता है किसे? लेवोसिए को।
क्लियर। दूसरी बात क्या है, एक बहुत गजब का सवाल है, बहुत अच्छा सवाल है। रासायनिक अभिक्रियाएं, रासायनिक अभिक्रियाएं बोले तो केमिकल रिएक्शन, रासायनिक अभिक्रियाएं इसी नियम का पालन करती हैं, इसी नियम का पालन करती हैं। मतलब जो केमिकल रिएक्शन होती है वो इस नियम को क्या करती हैं, फॉलो करती हैं। बहुत अच्छी बात है, लेकिन यहाँ कुछ एक्सेप्शन आ जाता है, कुछ अपवाद आ जाता है। और वो अपवाद क्या है, वो अपवाद ये है, नाभिकीय अभिक्रियाएं, न्यूक्लियर रिएक्शन, नाभिकीय अभिक्रियाएं बोला जाए तो न्यूक्लियर रिएक्शन, जैसे जैसे नाभिकीय विखंडन, नाभिकीय विखंडन, न्यूक्लियर फिजन व नाभिकीय विखंडन व नाभिकीय संलयन, नाभिकीय संलयन, न्यूक्लियर फ्यूजन। ठीक है, नाभिकीय अभिक्रियाएं जैसे नाभिकीय विखंडन व नाभिकीय संलयन इस नियम का पालन नहीं करती है, इस नियम का पालन नहीं करती है, नहीं करती है, नहीं करती है। होता क्या है, रासायनिक अभिक्रिया में जो क्रिया में भाग लेने से पहले का द्रव्यमान और क्रिया होने के बाद का द्रव्यमान क्या होता है, बराबर होता है। बराबर होता है तो द्रव्यमान संरक्षण नियम का क्या होता है, पालन होता है। लेकिन ये जो न्यूक्लियर रिएक्शन है, नाभिकीय विखंडन और नाभिकीय संलयन, इनमें पहले का द्रव्यमान और बाद का द्रव्यमान क्या होता है, समान नहीं होता है, बल्कि द्रव्यमान में क्या हो जाती है, कुछ कमी हो जाती है। और द्रव्यमान में यह कमी किसमें बदल जाती है, ऊर्जा में बदल जाती है। और इसको हम किससे समझाते हैं, आइंस्टीन के ऊर्जा द्रव्यमान संबंध से, आइंस्टीन का ऊर्जा द्रव्यमान संबंध, रिलेशन। क्लियर। और आइंस्टीन का ऊर्जा द्रव्यमान जो रिलेशन होता है वो ये क्या कहता है कि जो नाभिकीय अभिक्रियाएं होती हैं उनके जो द्रव्यमान में जो कमी आती है, वो द्रव्यमान में जो कमी आ रही है, वो द्रव्यमान में जो कमी आ रही है वो किस में बदल रही है मेरे भाई, एनर्जी में बदल रही है। किस में बदल रही है, एनर्जी में। यहाँ ई क्या है, एनर्जी है, एम क्या है, मास बोले तो द्रव्यमान है, और सी क्या है, सी हमारे पास में वेलोसिटी ऑफ लाइट, वेलोसिटी ऑफ लाइट इन वैक्यूम, इन वैक्यूम बोले तो निर्वात में प्रकाश का वेग है, निर्वात में प्रकाश का वेग है। और निर्वात के अंदर जो प्रकाश का वेग होता है वो हमारे पास में कितना होता है, 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड होता है। क्लियर। और ये हमारे पास में क्या है, द्रव्यमान। पहले ऐसा कहा जाता था कि द्रव्यमान और ऊर्जा के अंदर कोई संबंध नहीं है, लेकिन आइंस्टीन ने कहा कि नहीं, इन दोनों में रिलेशन है। नाभिकीय अभिक्रियाओं में द्रव्यमान में जो कमी आई है वो किस में बदल जाती है, ऊर्जा में बदल जाती है। किस में बदल जाती है, ऊर्जा में। और ऐसे भी कहा जो हमारे पास में एक एएमयू है, क्योंकि परमाणु और उसके मूल कणों का द्रव्यमान एएमयू में ज्ञात किया जाता है। एएमयू की फुल फॉर्म है एटॉमिक मास यूनिट। तो बोला कि अगर एक एएमयू द्रव्यमान की अगर कमी आएगी तो ऊर्जा कितनी बराबर हो जाएगी, 941.5 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। बोले अगर एक एएमयू की कमी आएगी तो कितनी ऊर्जा उत्पन्न होगी, 931.5 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट ऊर्जा क्या हो जाएगी, उत्पन्न हो जाएगी। क्लियर। इसके बाद में ये पहला नियम था। दूसरा नियम कौन सा था जिस पर जॉन डाल्टन का नियम आधारित था, वो था हमारे पास में स्थिर या निश्चित अनुपात का नियम, स्थिर या निश्चित अनुपात का नियम। अब ध्यान से समझना, ये नियम क्या कहता है, ये नियम ये कहता है कि जो हमारे पास में क्या जो यौगिक होते हैं, उन यौगिकों में तत्वों का अनुपात क्या होता है, निश्चित होता है। तो यही तो बात मैंने कहा था कि यौगिक के अंदर और मिश्रण के अंदर दोनों में अंतर क्या है, मिश्रण में जो तत्व मिले होते हैं, पदार्थ मिले होते हैं, उनका अनुपात निश्चित नहीं होता, जबकि यौगिकों में तत्वों का अनुपात क्या होता है मेरे भाई, निश्चित होता है। तो ये नियम क्या कहता है, ये नियम हमें यही कहता है,
कि यौगिकों में तत्वों का अनुपात निश्चित होता है चाहे उसे किसी भी स्रोत से प्राप्त किया जाए, लेकिन उसका अनुपात हमेशा क्या रहेगा? निश्चित रहेगा। फॉर एग्जाम्पल के लिए, जैसे मुझे जल बनाना है हाइड्रोजन और ऑक्सीजन की क्रिया से, क्लियर? मैंने ले लिया गंगा जल ले लिया, चाहे मैंने ले लिया समुद्री जल, क्या ले लिया मैंने? समुद्री जल ले लिया, चाहे मैंने तालाब का पानी ले लिया हो, तो मैं ये कहना चाह रहा हूं, चाहे आप इस जल को कहीं से भी बनाए हो, इसका फॉर्मूला क्या रहेगा? H2O। और इसमें हाइड्रोजन और ऑक्सीजन की संख्या का अनुपात क्या रहेगा? 2:1। हाइड्रोजन और ऑक्सीजन की संख्या का अनुपात कितना रहेगा? 2:1। चाहे इस जल को आप किसी भी स्रोत से क्यों ना प्राप्त करें, चाहे इस जल को लंदन से लाओ और चाहे इस जल को लद्दाख से लाओ, जल रहेगा, सूत्र H2O रहेगा, संख्या का अनुपात कितना रहेगा? 2:1। हाइड्रोजन और ऑक्सीजन की संख्या का अनुपात। अगर मैं हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के द्रव्यमान का अनुपात की बात करूं, तो हाइड्रोजन का द्रव्यमान कितना होगा? हाइड्रोजन का द्रव्यमान 1 होता है, तो 2 का कितना हो गया? 2। और ऑक्सीजन का कितना होगा? 8 दूनी 16। तो द्रव्यमान की अगर बारे में बात करें, तो द्रव्यमान का अनुपात 1 क्या होता है? 8। ये किसका है? हाइड्रोजन व ऑक्सीजन के द्रव्यमान का अनुपात। अगर ये अनुपात बदल जाएगा तो यौगिक भी बदल जाएगा। जैसे फॉर एग्जाम्पल के लिए मैंने लिखा H2O2, बोलो यहाँ हाइड्रोजन ऑक्सीजन की संख्या का अनुपात कितना है? 1:1। अरे 2:2 का मतलब 1:1। बोलो यहाँ अनुपात बदल गया, तो ये तो जल है और ये हमारे पास में क्या है? ये हमारे पास में हाइड्रोजन पेरोक्साइड है। हाइड्रोजन पेरोक्साइड, जब कहीं हमारे चोट लग जाती है तो डॉक्टर के पास जाते हैं, तो एक वाटर टाइप का एक लिक्विड होता है और उस लिक्विड से वो उस घाव को साफ करता है रुई लेकर के, वो हाइड्रोजन पेरोक्साइड तो होता है, वो हाइड्रोजन पेरोक्साइड। तो बोलो ये हाइड्रोजन पेरोक्साइड है, ये जल है, दोनों यौगिक ही अलग अलग है। बोलो समझे कि नहीं समझे? क्लियर? तो ये बात अच्छे से क्या हो जानी चाहिए? क्लियर। तो आज की क्लास में हमने बात की किसके बारे में भाई? हमने बात की परमाणु के बारे में। परमाणु के बारे में सबसे पहले किसने बताया? परमाणु के बारे में सबसे पहले किसने बताया? भारतीय दार्शनिक महर्षि कनाड ने सबसे पहले एटम के बारे में बताया। महर्षि कनाड के अनुसार परमाणु क्या होता है? सूक्ष्मतम अविभाज्य कण होता है। परमाणु शब्द किसने दिया? डेमोक्रिटस ने। सबसे पहले परमाणु सिद्धांत किसने दिया? जॉन डाल्टन ने। परमाणु की खोज का श्रेय भी किसे दिया जाता है? जॉन डाल्टन को। जॉन डाल्टन के अनुसार परमाणु छोटे छोटे सूक्ष्मतम कणों से मिलकर बना होता है। पदार्थ छोटे छोटे सूक्ष्मतम कणों से मिलकर बना होता है, जिन्हें परमाणु कहते हैं। परमाणु अविभाज्य होता है। परमाणु पदार्थ की सबसे छोटी इकाई होती है, जिस प्रकार से मानव शरीर की सबसे छोटी इकाई कोशिका होती है। और जो परमाणु होता है वो रासायनिक अभिक्रिया में क्या लेता है मेरे भाई? भाग लेता है। एक ही तत्व के सभी परमाणु समान होते हैं, इसलिए इनके भौतिक और रासायनिक गुण भी क्या होते हैं? समान। और अलग अलग तत्वों के भौतिक और रासायनिक गुण अलग अलग होते हैं, क्योंकि उनके परमाणु क्या होते हैं? अलग अलग होते हैं। क्लियर? रासायनिक अभिक्रिया में कौन भाग लेते हैं? परमाणु। परमाणु ऑप्शन में नहीं हो तो कौन आएगा? इलेक्ट्रॉन। जॉन डाल्टन का जो परमाणु सिद्धांत है कितने नियमों पर आधारित है? 2। एक है द्रव्यमान संरक्षण नियम, किसने दिया? लेवोसिए ने, जिसे रसायन विज्ञान का क्या कहा जाता है? जनक भी कहा जाता है। रासायनिक अभिक्रियाएं कौन से नियम का पालन करती हैं? द्रव्यमान संरक्षण नियम का पालन करती हैं। लेकिन नाभिकीय अभिक्रियाएं, नाभिकीय विखंडन और नाभिकीय संलयन इसको फॉलो नहीं करती हैं। और आइंस्टीन का ऊर्जा द्रव्यमान संबंध E = mc² होता है। क्लियर? उसके बाद में एक हमारे पास में स्थिर और निश्चित अनुपात के नियमों पर आधारित होता है, और ये नियम किसने दिया था? ये दिया था लुईस प्राउस्ट ने। लुईस प्राउस्ट ने दिया। ये नियम किसने दिया था? लुईस प्राउस्ट ने दिया था। क्लियर? इसमें यौगिकों के अंदर होता है वो एलिमेंट का अनुपात क्या होता है? निश्चित होता है, चाहे आप उसको किसी भी स्रोत से क्यों ना प्राप्त करें। तो क्लियर? यहां तक आपको अच्छे से चीजें क्या होनी चाहिए? क्लियर होनी चाहिए, कोई डाउट बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। क्लियर? तो मिलते हैं इसके बाद में हम अगली क्लास के अंदर।